हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। मैं हूं आपकी पॉलिटी की टीचर भूमि बजाज और आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके सीयूईटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास का अर्थ क्या है। वैधानिक में एक वर्ड है विधान। विधान का अर्थ होता है नियम, यानी हम लोग डेली बेसिस पे जो भी नियम कानून बनाते हैं, जैसे आप लोग बनाते होंगे कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर हम योगा करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो इसी तरीके से एक बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए भी बहुत से नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ी। जब इन कानूनों और नियमों को ब्रिटेन की सरकार ने बनाया और कंपनी पे भी रखा और भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, तो ये संवैधानिक विकास के अंतर्गत आया। संवैधानिक का अर्थ है संविधान के अनुरूप, यानी जो चीजें संविधान के अनुसार हों। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कितने भागों में विभाजित है। तो ये 2 भागों में विभाजित है, यानी पहले कंपनी और फिर ब्रिटेन की सरकार। कंपनी यहाँ पे सन 1600 ईस्वी में आई और यहाँ पे आके उसने व्यापार किया, परंतु धीरे धीरे जब वो प्रशासनिक सुधारों की तरफ ध्यान देने लगी, प्रशासन में ध्यान देने लगी, तो 1858 तक तो कंपनी ने शासन किया, लेकिन इस समय भी ब्रिटेन की सरकार ही सारे कानून बनाती थी, विभिन्न अवसरों पर आदेश पत्र जारी करती थी। लेकिन 1858 के बाद तो सीधे सीधे ब्रिटेन की सरकार ने ही नियम और कानून बनाने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास पहले कंपनी शासन करती है ब्रिटेन की सरकार के अंडर, और उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटेन की सरकार करती है। अगर हम इधर आगे बात करें कि प्रक्रिया का आरंभ कैसे हुआ, कि संवैधानिक विकास कैसे शुरू हुआ भारत में, तो यहाँ पर बात आएगी सन 1600 ईस्वी के राजलेख की। यानी कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से यहाँ पे आने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करती है, जिसपे उसको ये अधिकार मिलता है कि वो 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती है। कंपनी यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से ही आती है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान देती है और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डालती है। कंपनी के द्वारा यहाँ पे प्रशासनिक सुधार भी किए जाते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत कौन से अधिनियम आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। कंपनी यहाँ पे आई व्यापार करने के लिए। कंपनी की यहाँ पे किसी भी भारतीय से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं थी। सबसे पहले कंपनी की लड़ाई हुई डचों से, पुर्तगालियों से, फिर फ्रांसीसियों से। भारतीयों से उनकी पहली लड़ाई हुई 1757 के प्लासी के युद्ध में, क्योंकि बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को कालकोठरी में बंद कर दिया था। इस बात का विरोध करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव ने सोचा कि हम युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध करने में भी एक चीज़ ये थी कि बंगाल के नवाब के पास थे 20,000 सैनिक और अंग्रेजों के पास थे 300 सैनिक। ऐसे में क्लाइव ने सोचा कि युद्ध करना संभव नहीं है। तो क्लाइव ने सेनापति से बात करी बंगाल के कि हम आपको वहाँ का नवाब बना देंगे, बदले में आपको क्या करना है? बदले में आपको सेना को आज्ञा ही नहीं देनी कि युद्ध करो। जब तक सेनापति आज्ञा नहीं देगा युद्ध नहीं होगा। ऐसे सिलसिले में सेनापति ने आज्ञा नहीं दी, सैनिकों ने युद्ध नहीं करा और अंग्रेज जीत गए और उन्होंने वहाँ के सेनापति को नवाब बना दिया। अब अंग्रेजों के दिमाग में एक बात आई कि हम खुद भी तो राजा बना सकते हैं, क्यों हम पहले यहाँ आए, वहाँ के राजा से वहाँ के संसाधनों को यूज़ करने के लिए परमिशन मांगे। इस चीज़ से उन्हें ये सबक मिला कि हम खुद ही यहाँ पे राजा बना सकते हैं जो नाम मात्र के शासक होंगे। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें संयुक्त सेना ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज इधर जीत गए और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके बाद आगे चलते हुए 1768 तक अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी।
इसके चलते ब्रिटेन की सरकार ने 7-8 साल का समय लिया और एक अधिनियम बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग का मतलब क्या है? नियंत्रित करना, यानी रेगुलेट करना। तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। सबसे पहला प्रावधान कि भारतीय मामलों में कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को मिल गया, यानी अब जितने भी अधिकार हैं वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के पास है। दूसरा इसमें क्या किया गया? कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो वो अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके साथ साथ बंबई और मद्रास की सरकारों को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा भी इसमें एक प्रावधान किया गया कि जो अंग्रेज हैं, यानी जो कंपनी है, वो यहाँ पे निजी व्यापार नहीं कर सकेगी और भारतीयों से रिश्वत या उपहार, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिए गए कि कंपनी कोई भी उपहार या रिश्वत भारतीयों से नहीं लेगी। इसके साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका निर्माण किया गया जिससे ब्रिटेन की सरकार कंपनी पर नियंत्रण रख सके। तो ये है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें आपका ये प्रश्न भी बन सकता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कब हुई? तो 1773 के तहत हुई। साथ साथ वो ये भी पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे या कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। इसके बाद हम आगे बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन इससे पहले हम जरा 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में जानते हैं। इसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता की सरकार को ये राइट मिल गया, ये अधिकार मिल गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून निर्माण कर सकती है। अब बात करेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को पूरा नियंत्रण मिल गया कि वो भारत के प्रशासन के लिए भारत में अलग अलग विषयों और मामलों पर कानून बना सकती है। साथ साथ अब क्या किया गया? यहाँ पे कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और इसके लिए एक बनाया गया निदेशक मंडल, जिसका काम क्या था कि व्यापार से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो निदेशक मंडल लेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? व्यापार के अतिरिक्त जितने भी मामले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या वो सेना से संबंधित हो, वो किसके अंडर आ गए? वो आ गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत। इसके अलावा इसमें गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली काउंसिल को भी निर्माण किया गया, जिसने भारत के प्रशासन को देखा। इसके बाद हम बात करेंगे 1793 के चार्टर एक्ट की। इसके तहत क्या किया गया? कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, एकाधिकार था, उनको ट्रेड मोनोपोली थी कि सिर्फ वो ही इधर व्यापार कर सकते हैं। इस चीज को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जिससे ये साबित हो गया कि कंपनी भारत में ब्रिटेन सरकार की प्रतिनिधि है, यानी ब्रिटेन सरकार की ओर से भेजी गई है। साथ साथ इसके तहत उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है उसका भी विस्तार किया गया। अब हम बात करेंगे अपने 1813 के चार्टर एक्ट की। अब क्या किया गया? कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन कहाँ कहाँ उन्हें छूट मिली? चीन के साथ व्यापार की और चाय के साथ व्यापार की। होता क्या था, इससे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी भारत में, लेकिन 1813 के एक्ट के तहत क्या कह दिया गया कि सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, यहीं तक ये सीमित है। चीन के साथ व्यापार कोई और ब्रिटेन की कंपनी नहीं करेगी, लेकिन उसके अलावा ब्रिटेन की कंपनी भी अब भारत में आके व्यापार कर सकती थी। 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात कह दी गई।
तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पे आंशिक रूप से रोक कब लगाई गई। आंशिक यानी आधी, पूरे रूप में सीमित नहीं किया, अभी आंशिक रोक लगा दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और क्या किया गया, शिक्षा और साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात हुई थी किस प्रावधान के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों को, यानी जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको भारत में आकर धर्म प्रसार करने की छूट मिली। तो ये है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की। इसमें क्या कहा गया कि व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जिससे वो यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली शो कर सके और अकेले व्यापार कर सके। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आके व्यापार कर सकती थी। जो चीन और चाय के व्यापार तक सीमित था उसको भी अब हटा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूरे तरीके से संपूर्णतः व्यापारिक अधिकार कंपनी का कब खत्म किया गया, तो वो खत्म किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। साथ साथ क्या किया गया, भारत के प्रशासन का और वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता क्या है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन वो कई बार पूछते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे विलियम बेंटिक। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में, जहां पे गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, उस परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, कौन से, चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। अब इस विधि सदस्य का क्या काम था कि ये लीगल एडवाइस देगा। ये क्या करेगा, ये लीगल एडवाइस देगा। अब इस विधि सदस्य ने क्या किया, कंपनी के पास से रिपोर्ट भेज दी ब्रिटेन तक। क्या भेजी कि कंपनी यहाँ पे किसी को भी नियुक्त कर देती है, कोई योग्यता नहीं देखती, कैपेबिलिटीज नहीं देखती, किसी को भी कोई भी काम दे देती है जो बेशक उसके लिए लायक भी ना हो। ये रिपोर्ट पहली बार विधि सदस्य ने ब्रिटेन की सरकार के पास भेज दी। इससे पहले ब्रिटेन की सरकार को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहला विधि सदस्य कौन था, तो वो थे लॉर्ड मैकॉले। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्या किया गया, अब यहाँ पे योग्यता का महत्व आ गया। इससे पहले तो जो अंग्रेजों के बात मानेगा, उनको खुश रखेगा, उसको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्ति मिलेगी। लेकिन अब किसका महत्व आ गया, योग्यता का महत्व। साथ साथ दास प्रथा का उन्मूलन भी किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, लॉर्ड एलन ब्रो ने। और विलियम बेंटिक ने किस चीज का अंत किया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सती प्रथा का। सती प्रथा का अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने। अब अगर मैं अपने आगे चल के बात करूं 1853 के चार्टर एक्ट की, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण किया जाए, यानी उनकी शक्तियों का बंटवारा करके उसे अलग अलग कर दिया जाए। इसके तहत पहली बार भारत के अंदर विधान परिषद की स्थापना हुई और नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले क्या होता था, जो बंदा अंग्रेजों को खुश रखता था उसको ही ऊंचे पदों पर नियुक्ति मिल जाती थी। लेकिन अब जब विधि सदस्य ने
ये रिपोर्ट दे दी कि नियुक्तियां कैपेबिलिटीज के आधार पर नहीं हो रही, योग्यता के आधार पर नहीं हो रही, तो ब्रिटेन की सरकार की तरफ से 1853 का अधिनियम आया जिसमें क्या कहा गया कि अब खुली प्रतियोगिता है, यानी आप परीक्षा के माध्यम से ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। ये बात इधर कही गई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार पर आंशिक रोक लगा के, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, चाय में भी चाय आता है और चीन में भी, तो चीन के साथ व्यापार तक सीमित कर दिया गया और चाय के व्यापार तक सीमित कर दिया गया। इसके अलावा 1833 में पूरी तरह एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1853 तक आते आते खुली प्रतियोगिता रख दी गई। मैं आपको बता दूं कि आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपका रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कंपनी को किस अधिनियम के तहत भारतीयों से रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया। साथ साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात भी कही गई कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे अधिनियम समझ में आए होंगे। इससे आगे के अधिनियम हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आशा करूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।